वेलकम बैक दोस्तों। अच्छा खासा मैं एक तेलुगु वेब सीरीज एक्सप्लेन करने वाला था कि तभी आप लोगों ने इस मूवी की बारिश कर दी कमेंट बॉक्स में। और हाँ, हमारे यहाँ भी बारिश हो रही है। एक्चुअली मैं इस मूवी को एक्सप्लेन करना नहीं चाहता था क्योंकि ये मूवी सिर्फ एक ही वेबसाइट पे अवेलेबल थी, घटिया वेबसाइट, जिसके कारण से मैं इस मूवी के इमेजेस कैप्चर नहीं कर पाया। लेकिन वो कहते हैं ना, वेयर देयर इज ए विल देयर इज ए वे। तो दोस्तों इस प्राणी को तो आप जानते ही हो ना, जिसने निर्मली को सुमन का आमिष खिलाया था, यही है ये। और ये मूवी इनकी पहली मूवी है। तो मूवी का नाम है कोथोनोडी यानी कथा। इसका मतलब है दैत्य कथाएं, आश्चर्यजनक कहानियां, डरा देने वाली कहानियां। और इस मूवी का सबटैग है द रिवर ऑफ फैबल्स यानी कहानियों से भरी नदी। ऐसी कहानियां जो बियॉन्ड अवर इमेजिनेशन है, जिसमें सिर्फ मैजिक ही मैजिक है, देयर इज नो लॉजिक। तो ये कहानियां किसी ग्रैंडमदर फेरी टेल से कम नहीं है। और ऑफ कोर्स ये मूवी उसी से ली गई है। तो मूवी की बात करें तो ये मूवी 4 माओं की है यानी 4 मदर्स। और ये चारों माँ अपने बच्चों के साथ कैसे बिहेव करते हैं, इसके बारे में है ये मूवी। और दोस्तों सस्पेंस बरकरार करने के लिए मैं इस मूवी को एज इट इज एक्सप्लेन करने वाला हूँ। हाँ, लास्ट में थोड़ा बहुत मैं चेंज ओवर किया है, वो अलग बात है। और मैं और एक बात बता दूं, डायरेक्टर भाई साहब ने ये चारों स्टोरीज एक ही टाइमलाइन में हमको दिखाते रहते हैं। यानी जब सुबह हुई तो इन चारों की जिंदगी में उस सुबह क्या हुआ ये दिखाते हैं। उसी तरह जब रात गुजरी तो उस रात इन चारों की लाइफ में क्या गुजर रहा है ये हमको दिखाते रहते हैं। दोस्तों इस बात को आप थोड़ा गौर कीजिए। तो मूवी की शुरुआत में ही एक आदमी एक बच्चे को कहीं जंगल में जिंदा दफना देता है। वो नन्हा सा बच्चा बिलबिलाने लगता है, रोने लगता है, लेकिन उस पर रहम ना करते हुए वो आदमी उसको दफना कर वहाँ से चला जाता है। तो आपके मन में भी यही क्वेश्चन है ना कि यह आदमी उस नन्हे से बच्चे को क्यों दफनाया। तो इसी तरह डायरेक्टर साहब हमको एक क्वेश्चंस की नदी में फेंक देते हैं और मूवी के एंडिंग में हमको उस नदी से बाहर निकालते हैं। यानी उस क्वेश्चंस के आंसर्स हमको धीरे धीरे मिलने लगते हैं। तो दूसरी कहानी है ये औरत की और इसका नाम है किटिकी। फिलहाल इसका पति नहीं है, ये अकेली अपनी जिंदगी गुजार रही होती है। लेकिन यहाँ पर शॉकिंग बात ये है कि ओटिंगा नाम का एक वेजिटेबल हमेशा किटिकी को फॉलो करते रहता है। फिर से चौंक गए ना, टैड यूज करो। मतलब किटिकी जहाँ पर भी जाती ओटिंगा उसको फॉलो करते रहता है। ये देखकर गाँव के कुछ बदमाश लड़के किटिकी को चिढ़ाने लगते हैं, उसको हमेशा सताने लगते हैं। तीसरी कहानी है टीनेज लड़की की और इसका नाम है तेजीमोला। ये नाम मुझे बेहद पसंद आया। और ये है तेजीमोला की फादर, इसका नाम है देवीनाथ। और ये है इसकी माँ स्नेही। और स्नेही तेजीमोला की सौतेली माँ है। देवीनाथ एक बिजनेसमैन है, हमेशा बिजनेस करने के लिए आउट ऑफ विलेज जाते रहता है। तो इसी तरह यहाँ पर देवीनाथ अपनी बेटी को और अपनी वाइफ को गुड बाय कहकर बिजनेस के लिए निकल जाता है। देवीनाथ जाने के बाद तेजीमोला अपनी माँ से पूछती है, माँ उस नदी के पार क्या है, मुझे उस नदी के पार जाना है। ये सुनने की देरी स्नेही तेजीमोला को एक थप्पड़ मार देती है और कहती है घर के पास बहुत काम पड़ा है, चलो। तो यहाँ पर ये ओटिंगा अपने घर के ऊपर नहीं चढ़ पाता और किटिकी हमेशा उस ओटिंगा को अपने हाथ में लेकर घर में ले जाती है। इस सीन का एक मीनिंग है, मैं आपको बाद में बताऊंगा। उसके बाद यहाँ पर तेजीमोला की फ्रेंड तेजीमोला को घूमने के लिए बुलाती है। तो तेजीमोला अपने फ्रेंड से कहती है, तुम रुको, मैं अपने आई से पूछ के आती हूँ। तेजीमोला यही बात पूछने के लिए स्नेही के पास आती है। तो बिना वजह स्नेही तेजीमोला को एक लकड़ी लेकर उसे पीटने लगती है। और चौथी कहानी है एक अजीबोगरीब फैमिली की और इसका नाम है जगन्नाथन, शॉर्टकट में जगन। और यहाँ पर जगन एक जंगल से पैथान पकड़कर अपने घर ले जा रहा है, क्योंकि जगन अपनी बेटी की शादी इस पैथान से करना चाहता है। क्यों, झटका खा गए ना। और जगन सारे गाँव वालों को इन्विटेशन भेज देता है और उस गाँव में जगन बहुत बड़ा आदमी है और ये है जगन की पत्नी धोनेश्वरी। तो यहाँ पर धोनेश्वरी इस आदमी से 2 या 3 बतख खरीदती है और इसी दरमियान में जगन उस पैथन को घर ले आता है। और दामाद को आता हुआ देखकर धोनेश्वरी दामाद का स्वागत करती है, उसको आरती देने लगती है और उसको लड्डू खिलाने लगती है। लेकिन यहाँ पर ये पता नहीं चलता कि इसका मुंह कहाँ है और इसका डैश कहाँ पर है। तो खैर जहाँ पर भी हो, धोनेश्वरी उस लड्डू को उसे छूकर एक ईस्ट और एक वेस्ट और एक नॉर्थ या साउथ फेंक देती है। और जो खिड़की में से झांक रही है ये है दुल्हन और इसका नाम है बोनलटिका। इसी की शादी पैथान से हो रही है। अब रात की बात देखिए, यहाँ पर बेचारी तेजीमोला अपने घाव को सेक रही होती है, क्योंकि इसकी माँ ने इसको बहुत बुरी तरह से पीटा है। जब आधी रात होती है तो स्नेही अपने बाल खुले रखकर एक नदी के किनारे जाकर एक बोट में बैठ जाती है और वो बोट धीरे धीरे अपने आप आगे जाने लगती है। और स्नेही की बोट को खींचने वाला ये इंसान होता है, पता नहीं ये इंसान है या शैतान है। और अक्सर स्नेही इससे मिलने आती है। यहाँ आने के बाद स्नेही उस शैतान से यही बात करती है कि इसका पति
बहुत लॉन्ग टूर गया हुआ है और इसके सर पर इसकी बेटी छोड़ के गया है, यानी तेजीमोला को। खैर ये बातें खत्म होने के बाद ये दोनों रोमांस में उतर जाते हैं। तो यहाँ पर जब किटिकी खाना खा रही होती है, वो उटिंगा किटिकी को देखते ही रहता है और ये उटिंगा ना कोई चीज खाता ना कोई चीज पीता, बट पता नहीं कैसे ये रोल होते जाते रहता है। और खाना खाने के बाद किटिकी उस उटिंगा को एक टोकरी में रखती है और सो जाती है। और यहाँ पर धनेश्वरी उस पैथान के पास आती है और अपने खानदान के बारे में उस पैथान को बताने लगती है। और उसी में धनेश्वरी सुबह में एक बतख लिया था, उस बतख को उस पैथान को दे देती है खाने के लिए और उस पैथान से कहती है दूल्हे को भूखे नहीं रहना चाहिए, खाओ खाओ। और देखते ही देखते वो पैथान उस बतख को निगल लेता है। जब धनेश्वरी उस कमरे से बाहर आती है तो इसके सामने दो लोग नजर आते हैं। इस औरत का नाम है रूपेश्वरी और बगल में ही इसकी बेटी है, इसकी बेटी का नाम है चंपावती। ये लोग कौन है और इनके बारे में स्टोरी क्या है मैं आपको आगे बताऊंगा। और वहाँ से धनेश्वरी अपने पति के पास आती है, यानी जगन के पास, और इससे जिद करने लगती है। यानी धनेश्वरी ये चाहती है कि इसकी बेटी के शादी के दिन रूपेश्वरी और इसकी बेटी ना रहे और जगन को कहती है कि उन दोनों को कहीं दूर भेज दे। तो जगन भी अपनी पत्नी की बात मान लेता है। उसके बाद यहाँ पर फिर से पहला वाला सीन ही चलता है, यानी वो आदमी एक और बच्चे को लाता है और उसी जंगल में जिंदा दफना देता है। और यहाँ पर ये रात का किस्सा खत्म होता है। तो दूसरे दिन सुबह जब तेजीमोला सो रही होती है तब इसके पास स्नेही आती है और तेजीमोला को लात से मारकर उसको नींद से जगाती है और कहती है चलो चावल कूटना है। और इसी तरह जब ये दोनों चावल कूट रहे होते हैं तो इसी दरमियान में तेजीमोला स्नेही से पूछती है कि माँ तुम हमेशा मुझे नफरत क्यों करती हो। ये सुनने की देरी स्नेही फौरन तेजीमोला के बाल पकड़ लेती है और कहती है जब मैंने तुम्हारे बाप से शादी की मैंने सोचा उसके सारे घर पर मैं राज करूंगी, लेकिन मैं तुम्हारी गुलाम बन के रह गई। और वही पासी पर एक कीड़ा जा रहा होता है तो स्नेही उस कीड़े को दिखाकर तेजीमोला से कहती है भूख लगी है, खाओ ये कीड़ा खाओ। और स्नेही जबरदस्ती उस कीड़े को पकड़कर तेजीमोला के मुंह में ठोसने लगती है। तेजीमोला बहुत रिक्वेस्ट करती है उसे छोड़ने के लिए, लेकिन स्नेही उसे हरगिज नहीं छोड़ती। जब तेजीमोला अपना मुंह साफ करने के लिए पानी लेने जाती है तो स्नेही उस पानी को अपने लात से ढकेल देती है। मतलब इस तरह से स्नेही तेजीमोला को टॉर्चर करती रहती है क्योंकि ये इसकी सौतेली माँ है और दिमाग से सटकी भी है। उसके बाद देवीनाथ और एक आदमी किटकी के पास आते हैं। एक्चुअली किटकी कपड़े बुनने का काम करती है। तो देवीनाथ एक बिजनेसमैन है। तो देवीनाथ किटकी को कुछ कपड़ों की ऑर्डर दे रखी थी, वही लेने के लिए देवीनाथ किटकी के पास आया है। तो वहीं पर देवीनाथ इस ओटिंगा को ऑब्जर्व करता है जो किटकी को हमेशा फॉलो करते रहता है। ऑफ कोर्स ये देखकर ये शॉक में रह जाता है और अपने साथी से उस ओटिंगा के बारे में पूछता है। तो ये आदमी देवीनाथ से कहता है बाद में बताता हूँ चलो। और जब देवीनाथ और ये आदमी अपने रास्ते जा रहे होते हैं तो ये आदमी किटकी के बारे में देवीनाथ को बताने लगता है। यानी उस गाँव में कोई नहीं जानता कि किटकी कहाँ से आई है। जब वो इस गांव में आई थी तो उसके साथ ये ओटिंगा भी था। लोगों का कहना है किटकी ने उस ओटिंगा को जन्म दिया, इसकी वजह से उसके गांव वाले उसको अपने गांव से निकाल दिया। और लोगों का ये भी मानना है कि किटकी एक विच है, यानी ब्लैक मैजिक करने वाली एक डायन, इसीलिए कोई भी किटकी से ज्यादा बात नहीं करता। तो दूसरे दिन सुबह जगन रूपेश्वरी और इसकी बेटी के पास आकर इन दोनों को यहाँ से जाने के लिए कहता है। तो यहाँ पर इनकी स्टोरी सुनिए। एक्चुअली में रूपेश्वरी जगन की पहली वाइफ है और उसी तरह चंपावती जगन की पहली बेटी और जगन की दूसरी वाइफ है धानेश्वरी और इसी तरह बोनोनेटा जगन की दूसरी बेटी है। एक्चुअली में हुआ ये होता है, एक दिन जगन अपने खेत में था तब उसको कुछ आवाज सुनाई दिया। वो आवाज जगन से कह रही थी कि मैं तुम्हारे अनाज खा जाऊंगा। ये सुनकर जगन उस आवाज से कहता है नहीं नहीं ऐसा मत करो, तुम कौन हो, अपने आप को जाहिर करो। अगर तुमने ऐसा कर दिया तो मैं तुमको मेरी बेटी को देके शादी करूंगा। कि तभी जगन के सामने एक पैथान आता है जिसकी वजह से जगन अपनी बेटी की शादी उस पैथान से करवा देता है, यानी चंपावती की शादी उस पैथान से करवा देता है। और शादी होने के बाद वो पैथान जाते जाते चंपावती के पास बहुत सारे गहने छोड़ जाता है और इसी की वजह से धानेश्वरी अपनी बेटी की शादी एक पैथान से करवा रही है। लेकिन ये पैथान वो पैथान नहीं है, चंपावती के मामले में कुछ और था। यानी वो पैथान खुद ब खुद चंपावती से शादी करना चाहता था, लेकिन बोनोनेटा के केस में कुछ और है। जगन खुद एक जंगली पैथान को पकड़ के ले आता है।
तो यही बात रूपेश्वरी जगन को समझाती है, जो तुम कर रहे हो वो पागलपन है, इसको छोड़ो। लेकिन जगन धुनेश्वरी के उंगलियों पर नाच रहा होता है। तो खैर रूपेश्वरी और उसकी बेटी वहाँ से चले जाते हैं। यहाँ पर किटकी अपने कपड़े लेकर इस आदमी के पास आती है और ये आदमी किटकी को कुछ एक्स्ट्रा पैसे देता है और कहता है ये एक्स्ट्रा पैसे देवीनाथ ने तुमको दी है एज ए गिफ्ट के तौर पर। लेकिन किटकी इस पैसों को एक्सेप्ट नहीं करती, वो देवीनाथ को ढूंढते हुए निकल जाती है। इसके बाद यहाँ पर धुनेश्वरी की सर्वेंट तेजीमोला के घर आती है शादी का इनविटेशन देने के लिए। यानी तेजीमोला और बोनिटिका ये दोनों बेस्ट फ्रेंड्स है। तो ये शादी की खबर सुनने के देरी तेजीमोला स्नेही से परमिशन मांगती है। तो स्नेही तेजीमोला को अंदर बुलाती है और उसे फिर पीटने लगती है। इसके बाद किटकी देवीनाथ के पास आती है उसके एक्स्ट्रा पैसे लौटाने के लिए। लेकिन देवीनाथ उन पैसों को लेने से इनकार कर देता है। लेकिन फिर भी किटकी उन पैसों को नीचे रखकर जब जा रही होती है तब देवीनाथ किटकी को कुछ किस्से बताने लगता है। यानी किसी औरत ने एक बिल्ली को जन्म दिया और उसी तरह एक परिंदा एक लड़की को पाल पोस रहा था और एक बतख के अंडे में से एक लड़की बाहर आई। और देवीनाथ किटकी से कहता है देखो मैं एक व्यापारी हूँ, मैं हर जगह घूम चुका हूँ और ऐसे हर किस्से मैं सुन चुका हूँ और देख भी चुका हूँ। तुम्हारा ये किस्सा मेरे लिए कुछ नया नहीं है, मैं तो सिर्फ तुम्हारी हेल्प करने के लिए आया हूँ, बताओ तुम्हारी स्टोरी क्या है। और यहाँ पर किटकी देवीनाथ को अपनी स्टोरी बताने लगती है। यानी सच में किटकी एक ओटिंगा को जन्म दिया था, जिसकी वजह से किटकी के हस्बैंड ने किटकी को अपने घर से निकाल दिया और वही ओटिंगा को इसके मुंह पे फेंक दिया। और बेचारी किटकी अपने घर से निकलकर उस गांव को छोड़ रही होती है तो वो ओटिंगा भी किटकी को फॉलो करते रहता है। तो किटकी ने पहली बार ऐसा देखा है। ये देखकर किटकी बहुत घबरा जाती है और फौरन नदी के किनारे जाकर एक बोट में बैठ जाती है और वो ओटिंगा नदी के किनारे ही खड़ा रह जाता है। किटकी उस नदी के पार आने के बावजूद भी वो ओटिंगा किटकी को ही फॉलो करते रहता है और तब से लेते हुए आज तक वो ओटिंगा किटकी के पास ही रहता है। तो ये स्टोरी सुनने के बाद देवीनाथ किटकी से कहता है शायद उस ओटिंगा में तुम्हारा बच्चा छुपा हो, इसीलिए ये ओटिंगा तुमको हमेशा फॉलो करते रहता है। बहरहाल ये तुम्हारा खून है, तुम्हारा गोश्त है, ये तुम्हारे कोख से ही पैदा हुआ है और जब तुम ना देख रही हो शायद उस ओटिंगा में से एक बच्चा बाहर आ रहा हो। तो किटकी कहती है ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता क्योंकि ये ओटिंगा हर वक्त मेरे नजरों के सामने ही रहता है। तो यही बात जानने के लिए देवीनाथ एक छोटा सा प्लान करता है और उसी दिन रात देवीनाथ उस ओटिंगा के सराउंडिंग में कुछ पाउडर छिड़क देता है और वहीं पर सो जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर रात की बात चल रही है। देखिए तो दिन भर तेजीमोला काम करने के बावजूद भी स्नेही तेजीमोला को खाना नहीं देती और उसी तरह आधी रात को स्नेही इस शैतान से मिलने जाती है और यहाँ पर ये शैतान स्नेही को कुछ एडवाइस देता है, यही अच्छा मौका है तेजीमोला से छुटकारा पाने के लिए और तुम तेजीमोला को उसके फ्रेंड की शादी के लिए भेज दो। और उसी तरह वो शैतान स्नेही के कान में कुछ प्लान बताने लगता है। ये आदमी फिर से एक और बच्चे को ले आता है और उसी जगह उसी जंगल में जिंदा दफना देता है और ये तीनों बच्चे इस औरत के हैं और इसका नाम है मालती और इसके पति का नाम है पुनय, जो अब तक 3 बच्चों को दफना चुका है। तो मालती के गोद में ये 4th बच्चा है और मालती यहाँ पर ठान लेती है कि इस बार अपने बच्चे को अपने पति को नहीं देगी। एक्चुअली में पुनय अपने अंकल के कहने पर अपने खुद के बच्चों को जिंदा दफना रहा था। तो मालती ये समझती है कि पुनय के अंकल कोई ब्लैक मैजिक कर रहे हैं और मालती इस बार ठान लेती है कि अपने बच्चे को इस बार पुनय के अंकल के पास नहीं ले जाएगी, चाहे इसके लिए कोई भी कीमत चुकानी पड़े। और यहाँ पर देवीनाथ अपनी नींद से जाकर बाहर आता है और किटकी देवीनाथ से कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है, रात को इस ओटिंगा से कोई भी नहीं आया और ना ही कोई पैरों के निशान है। तो अंदर आने के बाद देवीनाथ किटकी से कहता है शायद ये ओटिंगा हमारी बातें सुन चुका हो, इसीलिए कल रात वो बाहर नहीं आया। किटकी कहती है थक, ऐसे थोड़ी हो सकता है, ओटिंगा हमारी बातें कैसे समझ सकता है। तो इसे ही आजमाने के लिए देवीनाथ उस ओटिंगा को अपने पास बुलाता है, कुछ इशारा देने के लिए कहता है, लेकिन वो ओटिंगा में कोई भी हरकत नहीं होती। कि तभी किटकी उस ओटिंगा को बुलाती है तो किटकी की आवाज सुनते ही वो ओटिंगा किटकी के पास रोल होता हुआ चला आता है। तो इससे ये बात पता चलती है कि ये ओटिंगा इंसान की बात समझ सकता है, इंसान की बात को सुन सकता है। उसके बाद ये दोनों उस ओटिंगा को बाहर रखकर देवीनाथ किटकी को एक एडवाइस देता है। देवीनाथ किटकी से कहता है आज रात तुम एक डिलीशियस फूड तैयार करके रखना। जब इन दोनों की बातें खत्म होती है तब ये दोनों बाहर आते हैं, तब वहाँ पर ये ओटिंगा नहीं होता। ये दोनों इधर उधर सर्च करने लगते हैं लेकिन ये ओटिंगा कहीं पर भी नहीं होता। तो किटकी की लाइफ में ऐसा पहली बार हुआ है। तो यही बात किटकी देवीनाथ पर ब्लेम करती है और उससे नाराज होने लगती है और देवीनाथ से कहती है
प्लीज तुम यहाँ से चले जाओ और मेरे हाल पे छोड़ दो। ये सुनने की देरी बेचारा देवीनाथ वहाँ से निकल जाता है और यहाँ पर स्नेही तेजीमला को अपने माँ के कपड़े देती है और शादी को जाने के लिए कहती है। लेकिन स्नेही के दिमाग में कुछ और ही खिचड़ी पक रही होती है। स्नेही तेजीमला के बैग में एक जिंदा चूहे को रख देती है और उसी तरह स्नेहा की माँ के कपड़े भी रख देती है। और जब तेजीमला शादी को निकल रही होती है तब स्नेही तेजीमला से कहती है, इसमें मेरी माँ की साड़ी है, थोड़ा ध्यान रखना। तो तेजीमला कहती है, ठीक है आई। तो यहाँ पर ये बेचारा ओटिंगा अपने घर से रोल होता हुआ कहीं दूर निकलने लगता है और जाते जाते कुछ पोएम्स बोलने लगता है, यानी इसकी जिंदगी क्या है और इसकी जिंदगी दूसरों के लिए क्या मायने रखती है, क्या वैल्यू है वगैरह वगैरह। और ऐसे ही जाते जाते ये ओटिंगा एक ओटिंगा के पेड़ के नीचे रुक जाता है जहाँ पर बहुत सारे ओटिंगा पड़े हुए रहते हैं। इसके बाद यहाँ पर पुनय की स्टोरी दिखाई जाती है, यानी जब पुनय छोटा था इसके बचपन में ही इसके फादर की डेथ हो गई और पुनय के फादर मरते मरते पुनय से कहा था कि तुम हमेशा अपने अंकल की बात मानते रहो। तब से लेते हुए अब तक इसके अंकल की बात कभी भी नहीं टाली। एक्चुअली में पुनय एक मछुआरा है। जब कभी भी पुनय मच्छी पकड़ने जाता है तब भी पुनय अपने अंकल से एडवाइस लेता है कि वो कहाँ पर मछली पकड़ने के लिए जाए। तो अपने अंकल के बताए हुए तरीके पर ही पुनय जाता है। उसके बाद यहाँ पर तेजमोली अपने फ्रेंड बोनलिटिका के पास आती है और पैथान से शादी करने का रीजन पूछती है और जो मैं पहले रीजन बताया था वही बात बोनलिटा तेजीमोला को बताने लगती है और वहीं पर बोनलिटिका तेजीमोला को कपड़े बदलने के लिए कहती है और वहाँ से चली जाती है। जब तेजीमोला अपनी बैग ओपन करती है तो उस बैग में से एक चूहा बाहर आता है और वो चूहा इस साड़ी को बहुत डैमेज कर चुका होता है। इस साड़ी को देखकर तेजीमोला बहुत घबरा जाती है और मायूस हो जाती है और उस साड़ी को अपने हाथ में लपेटे हुए उसी मायूस चेहरे के साथ बिना शादी को अटेंड किए हुए वहाँ से निकलने लगती है। और यहाँ पर पुनय कुछ अच्छी मछलियाँ पकड़कर जगन्नाथ को देता है क्योंकि जगन्नाथ के घर में शादी है इसीलिए। और उसी तरह जगन पुनय को कुछ अच्छी रकम भी दे देता है। तो मछलियाँ लेकर जगन जब अपने घर आता है तो अपने घर में अपने खानदानी पंडित को पाता है और ये पंडित भी जगन को एडवाइस देने लगता है, जो तुम कर रहे हो वो सही नहीं है, इसे पागलपन कहते हैं। मेरी बात मानो, ये काम मत करो, इससे तुम्हारी बेटी को बहुत बुरा होने वाला है। और ये ब्राह्मण बिना शादी करवाए वहाँ से चला जाता है। उस ब्राह्मण को जाता हुआ देखकर धुनेश्वरी अपने सर्वेंट को बुलाती है और कहती है, तुम भी ब्राह्मण हो ना? तो वो सर्वेंट कहता है, हाँ। धुनेश्वरी कहते हैं, आज तुम मेरी बेटी की शादी करवाओगे। लेकिन वो सर्वेंट कहता है, आई डू, मुझे तो मंत्र भी नहीं आते। तो धुनेश्वरी कहती है, हमारा दामाद भी कोई इंसान नहीं है। खैर, यहाँ पर पुनय की बेटी अब 1 मंथ की हो चुकी है और आज इसकी बेटी को पुनय के अंकल के पास ले जाना है उनका आशीर्वाद लेने के लिए। लेकिन यहाँ पर मालती और पुनय के बीच बहुत बहस होने लगती है क्योंकि मालती पुनय के अंकल के पास जाना नहीं चाहती, क्योंकि ये लोग फिर उसके अंकल के पास गए तो फिर से वो अंकल इस बच्ची को मारने के लिए ऑर्डर देता है और इस बार मालती इस बच्ची को खोना नहीं चाहती। मालती पुनय से ये भी कहती है कि शायद तुम्हारा अंकल एक जादूगर हो, अपने फायदे के लिए वो हमारे बच्चों को सैक्रिफाइस कर रहा हो। लेकिन फिर भी पुनय अपनी बात पर अड़े रहता है और मालती घर के अंदर आने के बाद अपने साथ एक छुरी रख लेती है क्योंकि इस बार मालती पुनय के अंकल को मारने को डिसाइड कर लेती है। तो यहाँ पर कुछ लड़कियाँ कुछ ओटिंगे को लेती है पकाने के लिए, उसी में से ये ओटिंगा भी होता है। जब ये लड़की उन ओटिंगों को पकाने लगती है उसमें से ये ओटिंगा रोल होते हुए भागने लगता है। वो लड़की इस ओटिंगे को पकड़ने जाती है लेकिन तभी वहाँ पर देवीनाथ आता है और उस लड़की से इस ओटिंगे को मांग लेता है। तो इस तरह देवीनाथ फिर से उस ओटिंगे को पा लेता है। यहाँ पर तेजीमोला उस फटी हुई साड़ी को स्नेही के पास लाती है और कहती है, आई, ये मेरी गलती नहीं है, ये काम तो चूहे ने किया है। उस वक्त स्नेही तेजीमोला को कुछ भी नहीं कहती, उस साड़ी को लेकर चुपचाप वहाँ से अंदर चली जाती है। और यहाँ पर देवीनाथ उस ओटिंगा को उसके घर छोड़ देता है और कहता है, जा सिमरन जा। और वो ओटिंगा रोल होते हुए किटकी के पास आता है और किटकी उस ओटिंगा को देखकर हंसने लगती है, उसके फेस पर स्माइल आती है। और यहाँ पर पुनय और मालती पुनय के अंकल के पास आते हैं उस बच्ची को लेकर और पुनय का अंकल उस बच्ची को सांस को महसूस कर उन दोनों से कहता है, ये तुम्हारी पहली संतान है, इस लड़की को अच्छे से पाल पोस कर बड़ा करो। ये
बच्ची तुम्हारी जिंदगी में खुशियाँ लाएगी और इस बच्ची का तुम नाम रखना भाग्यवती। ये सुनने की देरी मालती के हाथ से वो छुरी फिसल जाती है, क्योंकि जब मालती और पुनय ये दोनों बहस कर रहे थे तब मालती ने पुनय से अपनी बच्ची का नाम बताया था कि ये इस बच्ची का नाम भाग्यवती रखेगी। वही नाम पुनय के अंकल ने कहा है और पुनय के अंकल इन दोनों से कहते हैं, मुझे पता है कि तुम दोनों अपने बच्चे को खोकर कितना फील कर रहे हो, कितना दर्द हो रहा है, लेकिन मैं तुमको ऐसे ही नहीं कहा था। आज रात तुम दोनों वहीं पर जाके देखो, तुमको पता चलेगा कि मैं क्यों उन तीनों बच्चों को दफन करने का ऑर्डर किया था। यहाँ पर किटिकी उस ओटिंगा के लिए बहुत ही डिलीशियस खाना पका के रखती है और इस ओटिंगा से अपनी दिल की बात कहती है। क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम अपनी माँ की लोली सुनो? क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम अपनी माँ को एक किस करो, अपनी माँ से मिलो, अपनी माँ की कहानियाँ सुनो? अगर तुम मेरे बच्चे हो तो इसके अंदर हो तो क्यों तुम बाहर नहीं आते? तो ऐसा कहने के बाद किटिकी सो जाती है। यहाँ पर स्नेही उस फटी हुई साड़ी को लेकर और फाड़ती है और आग में जलाने लगती है और रोने लगती है। बात करें नई दुल्हन की, यहाँ पर बोनलेटिका धनेश्वरी से कहती है, माँ पता नहीं क्यों मुझे बहुत डर लग रहा है। तो धनेश्वरी अपनी बेटी से कहती है, थत अपने पति से कोई डरता है? तुम घबराओ मत, मैं तुम्हारे कमरे के बाहर ही सो रही हूँ, अगर कोई जरूरत हो तो मुझे आवाज दे देना। तो जाते जाते धनेश्वरी उस पैठान के केज को ओपन करके चली जाती है। तो आधी रात को यानी मिडनाइट स्नेही तेजीमोला को उसकी नींद से जगाती है और कहती है, आओ हमको चावल कूटना है। इतनी रात को चावल कूटना? और यहाँ पर तेजीमोला के साथ क्या हुआ आगे बताऊंगा। यहाँ पर किटकी के पास देखते ही देखते उस ओटिंगा से 2 हाथ बाहर आते हैं और उसी तरह 2 पैर बाहर आते हैं और चोरी चुपके ये नजारा किटकी देख रही होती है। और देखते ही देखते एक अंग्रेजी बच्चा उस ओटिंगे से बाहर आता है और किटकी ने जो खाना पकाया था उस खाने को खाने लगता है। इसकी आहट सुनकर वहाँ पर देवीनाथ आता है। तो देवीनाथ को देखकर ये बच्चा बहुत जोर से चिल्लाने लगता है और अंदर चला जाता है। देवीनाथ फौरन अंदर आकर उस ओटिंगे को जलाने लगता है। थोड़ी देर बाद वो बच्चा शांत हो जाता है, चिल्लाना बंद कर देता है और किटकी उस बच्ची या बच्चे को कपड़े पहनाती है और अपने गोद में ले लेती है। तो यहाँ पर किटकी की रात खत्म होती है। अब आते हैं तेजीमोला पर। स्नेही जानबूझकर तेजीमोला पर ब्लेम करने लगती है और जोर जोर से उस उकली को कूटने लगती है, जिसकी वजह से तेजीमोला का हाथ टूट जाता है। तो स्नेही तेजीमोला से कहती है, और एक हाथ है ना उसका यूज करो। तो उसी तरह स्नेही तेजीमोला का दूसरा हाथ भी तोड़ देती है और इसी तरह 2 पैर भी तोड़ देती है। और इसी दरमियान में वो आकृति स्नेही के पास आकर उसके कान में कुछ कहता है और देखते ही देखते स्नेही तेजीमोला का सर उसमें रखकर कुचलने लगती है और तेजीमोला को मार देती है। और स्नेही तेजीमोला की लाश को घसीटते हुए रास्ते के किनारे लाती है। यहाँ पर ऑलरेडी वो शैतान एक फावड़ा लेकर खड़े हुए रहता है। स्नेही उस फावड़े को लेती है और एक गड्ढा खोदती है और तेजीमोला को उसमें डाल के दफना देती है। एक्चुअली में वो शैतान स्नेही के दिमाग का शैतान होता है, यानी इसका इल्यूजन। अगर वो शैतान रियल होता तो वो खुद उस गड्ढे को खोदता, ना ही कि उस फावड़े को स्नेही के हाथ में देता। पता नहीं स्नेही कौन सा सस्ता नशा कर रही थी, यानी स्नेही जो इंसान नहीं है उसकी इमेजिनेशन करती रहती है, या तो फिर वो सच में एक शैतान है, हो सकता है क्योंकि एक मैजिकल वर्ल्ड है। तो इस तरह यहाँ पर तेजीमोला और स्नेही की रात कटती है। बात करते हैं पुनय और मालती की। जब ये दोनों उस जंगल में बैठे हुए रहते हैं कि तभी जमीन फाड़ते हुए एक छोटे बच्चे का सर बाहर आता है और मालती से कहता है, आई उस बूढ़े आदमी ने तुम्हारे पति को बचा लिया। जब मैं 14 साल का हो जाता तब मैं तुम्हारे पति को मारने वाला था। तो इसी तरह जमीन में से दूसरा बच्चा आता है और यही बात कहता है और इसी तरह तीसरा बच्चा भी आकर यही बात कहता है। मतलब ये तीनों बच्चे कुछ समय आने के बाद पुनय को मारने वाले थे। इसकी वजह से पुनय के अंकल ने इन तीनों को दफनाने के लिए कहा था। तो अब जाके मालती को ये बात रियलाइज होती है और पुनय से और उसके अंकल से माफी मांगती है। तो यहाँ पर इनकी भी रात कट जाती है। तो कंटिन्यू करते हैं बोनलेटिका की स्टोरी का। तो यहाँ पर ये पैठान धीरे धीरे बोन के पैरों को जकड़ने लगता है और यही बात बोन अपनी माँ से कहती है, यानी धनेश्वरी से। ये सुनने के बाद धनेश्वरी बोन से कहती है, घबराओ मत बेटा, मेरा दामाद तुमको पायल पहना रहा है। और इसी तरह धीरे धीरे वो पैठान
बोन की कमर को जकड़ लेता है और उसी तरह उसके नेक को जकड़ने लगता है। फिर भी दोनेश्वरी अपनी बेटी से यही कहती है, घबराओ मत बेटा, मेरा दामाद तुमको नेकलेस पहना रहा है। और देखते ही देखते वो पैठान बोन को जकड़ लेता है और इतना टाइट पकड़ता है कि बोन अपनी सांस भी ले नहीं पाती। इतना होने के बावजूद भी दोनेश्वरी को जरा भी खबर नहीं होती। वो फिर भी अपनी बेटी से यही कहती है, मेरे दामाद से तुम और गहने मांगो। कहाँ का दामाद कब का निकल चुका है। जब सुबह होती है तो बोन की लाश उस पैठान के पेट में पाई जाती है। तो वहाँ के लोग उस पैठान का पेट फाड़कर बोन की लाश निकालते हैं। तो इस तरह से एक लालची माँ अपनी बेटी को खो देती है। लालच बहुत बुरी चीज है। और यहाँ पर किटकी की सुबह की बात करें तो किटकी देवीनाथ से थैंक यू कहती है और देवीनाथ किटकी से कहता है, पता नहीं क्यों कल रात मुझे मेरी बेटी की याद आई, लगता है वो कोई संकट में है, मुझे जाना होगा। और जाते जाते देवीनाथ किटकी के बच्चे को कुछ चॉकलेट वगैरह देता है। यहाँ पर पुनय और मालती की बात करें तो ये दोनों अपनी बच्ची को इसके अंकल के पास लाते हैं और पुनय का अंकल उस बच्ची को ढेर सारा आशीर्वाद देता है। तो बात करें स्नेही की तो स्नेही तेजीमोला की खबर के सामने बैठी रहती है और देखते ही देखते तेजीमोला की खबर से एक पौधा उगने लगता है और यहाँ पर ये मूवी दी एंड होती है। तो दोस्तों देखा आपने ये 4 मदर्स की कहानियाँ। एक माँ लालच में आकर अपनी बेटी की जान गंवा दी और दूसरी माँ अपने बच्चों को बचाने में लगी रही। एट लास्ट मालती पुनय के अंकल को मारने के लिए भी रेडी हो जाती है। और किटकी की बात करें तो एक वेजिटेबल को अपना बच्चा मान रही थी और उसी से बहुत प्यार करती थी। जब वो मिस हो चुका था उसी की याद में रोती बैठ गई। ये होता है माँ का प्यार। मतलब यहाँ पर जानवर नहीं, इंसान नहीं, एक वेजिटेबल का जिक्र हुआ है। तो माँ की हैसियत से किटकी अपना फर्ज निभा रही थी। तो बात करें स्नेही की तो सौतेली माँ ही होती है। एट लास्ट इसने तेजीमोला को टॉर्चर करते करते उसको मार ही दिया। लेकिन मरने के बाद भी तेजीमोला एक पौधे का शक्ल ले लेती है और हमेशा अपने फादर के साथ यानी देवीनाथ के साथ रहने लगती है, क्योंकि देवीनाथ तेजीमोला से बहुत प्यार करता था। तो दोस्तों और कुछ हो तो कमेंट में